हेलो। मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम सीटेट 2014 फरवरी प्रथम प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती हैं। दूसरा है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें, सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। ऑप्शन डी है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सटीक ऑप्शन है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। तो ये सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण इस प्रकार किया जाता है कि बच्चों को सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें बच्चों को और उन्हें सामाजिक कौशल सीखने के लिए प्रेरित करें। तो इस तरह ऑप्शन बी सटीक होगा यहाँ पर। अगला है, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा कि पारस्परिक शिक्षण मतलब एक दूसरे को सहयोग करके शिक्षण देना, मतलब सक्रिय सहभागिता। तो यहाँ पर कौन से जो पूछ रहा है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है हमारा पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण में या तो दो बालक हो सकते हैं, दो छात्र एक दूसरे से शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, एक दूसरे से वाद विवाद करके प्राप्त कर सकते हैं, या समाज में व्याप्त जो उच्च बुद्धि के व्यक्ति हैं या विद्वान हैं या जो हमसे बड़े लोग हैं उनसे जो है अंतःक्रिया करके उनसे वार्तालाप करके भी शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर ही आधारित है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? यहाँ पर ऑप्शन ए है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। दूसरा है पर औपचारिक चरण सामाजिक संविदा। पूर्व औपचारिक चरण पहला बोलते हैं उसको दंड परिवर्जन, और डी है पूर्व औपचारिक चरण दूसरा वैयक्तिकता और विनिमय। तो यहाँ पर हम
यहाँ पर जो है इस चीज़ को, क्वेश्चन को पढ़ के ये चीज़ समझ में आ रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य जो है पूर्ण करें। तो इस चीज़ को पढ़ के ये समझ में आ रहा है। और ऊपर एक चीज़ और लिखा है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया जाए। तो यहाँ पर जो है कानून और व्यवस्था से संबंधित है ये चरण, संकेत दे रहा है कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण को संकेत दे रहा है, कानून और व्यवस्था की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। व्याख्या में देखते हैं क्या कहता है। ऐसा करके वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था की ओर संकेत दे रहा है। इस सोपान के अंतर्गत बच्चे उन व्यक्तिगत आधार नियमों का आदर करते हैं जिनका कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम निर्मित किया जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में शिक्षिका सभी बच्चों को सीखने के लिए नियम बना देती है जिसका सभी विद्यार्थी पालन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चौथा है 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वह विकसित कर रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अकड़पन, परिपक्वता। तो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, मतलब अपने अंदर स्वायत्तता की विकसित कर रही है, मतलब केवल अपने आप पर निर्भर करना, यही होता है स्वायत्तता। पांचवा है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। किसके अनुसार, किसके संदर्भ में, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है जॉन डेवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में। दूसरा है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव आंसर है। आगे देखते हैं जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित होता है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल गलत है। प्रगतिशील शिक्षा में ऐसा नहीं होता है कि बच्चे जो कह रहे हों, विद्यार्थी जो कह रहे हैं उसको नहीं सुनना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए उनके विचारों को। तो इस तरह ऑप्शन बी बचता है जो बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में, जो जॉन डेवी के अनुसार है कि विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। छठवां है भाषा अवबोधन, मतलब भाषा बोध, भाषा ज्ञान से संबंध विकार कौन सा है। चलाघात, एप्रेक्सिया बोला जाता है। दूसरा है पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग जिसको बोलते हैं एस्पीसिया, और है लास्ट भाषाघात अफेजिया। तो भाषा अवबोधन से संबंधित जो विकार होता है वो अफेजिया होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं भाषाघात या अफेजिया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भाषा अवबोधन से संबंध विकार जो है वो भाषाघात या अफेजिया होता है। भाषाघात मस्तिष्क की एक ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति के बोले एवं लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं अस्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। भाषाघात के मुख्य कारण मस्तिष्क का एम्बोलिज्म, ट्यूमर, एब्सेस इत्यादि हैं, जो यदि मस्तिष्क के दाहिने गोलार्ध में हो तो शरीर का बायां भाग, और यदि मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में हो तो शरीर का दाहिना भाग आक्रांत हो जाता है, मतलब प्रभाव पड़ने लगता है दूसरे अंग पर। छठवां है
निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थियरी ऑफ इंटेलिजेंस से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए है यह शोधाधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो जो गार्डनर ने अपना बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि जो होता है बहुकारकीय होता है, मतलब बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनमें कोई एक विशिष्ट गुण होता है, विशिष्ट क्षेत्र में उनकी जो उपलब्धि होती है, उसी से प्रतिभाशाली बच्चे को पहचान मिलती है। तो इस तरह ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल एक ही क्षेत्र, यहाँ पर प्रायः लिखा हुआ है। क्वेश्चन सही से पढ़िए कि यहाँ पूछा है संबद्ध नहीं है, तो यहाँ पर प्रायः जो है एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ऐसा कहना गलत है। क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं एक से अधिक क्षेत्र में विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक ऐसी विशिष्टता होती है जिनमें वो सबसे आगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रायः लिखा हुआ है, इस वजह से ये बिल्कुल गलत होगा। तो इस तरह ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। यह कथन बहुबुद्धि सिद्धांत के सही आलोचना नहीं हो सकती है, क्योंकि हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कुल 6 प्रकार भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि अतः व्यक्तिगत बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बताते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में इन 6 तरह की बुद्धि होती है, परंतु वंशानुक्रम तथा वातावरण के अभाव के कारण में से कोई एक या अनेक प्रकार की बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। साथ ही गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह भी बताता है कि ये 7 प्रकार की बुद्धि यद्यपि परस्पर अंतरक्रिया करती हैं, फिर भी वे मुख्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में प्रखर होने के बावजूद अन्य क्षेत्र में असफल हो सकता है। 8वां है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां का मापन संभव नहीं है। यह ऑप्शन बिल्कुल ए सही होगा कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था उसको वैध माना नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, क्योंकि परीक्षण जो होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के परीक्षण का अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है भिन्न बुद्धियों का मापन हम नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन 9 है कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी है हानिकारक है, क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी है अनुपयुक्त है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। ऑप्शन डी हमारा है लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि क्या रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद जो होते हैं वो लाभकारी होते हैं, जिससे क्या होता है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ये वैयक्तिक विभेद ही जो होता है उसी से विद्यार्थियों की जो संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं
उसको समझने में मदद मिलती है वैयक्तिक विभेद से। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरा है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो इस तरह ऑप्शन बी जो है पॉजिटिव दिख रहा है। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों की उन्नति के बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अवलोकन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके। विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित हो सके। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ये जो विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था इसी वजह से किया गया था कि जो विद्यार्थी हैं उनके संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। जहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है तो सतत और व्यापक मूल्यांकन ज़रूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो यहाँ पर क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इन तीन ऑप्शनों से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल अलग है यहाँ पर कि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, यही जो है इन तीन विकल्पों से अलग है। पहला है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी प्रसारित करना। तो ये तीनों जो है एक ही क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना ये इन तीनों विकल्पों से बिल्कुल अलग है। कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण टर्निंग पॉइंट कौन सा था? जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। यहाँ पर पूछा क्या है कि कौन सा प्रश्न जो है अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही लग रहा है। और निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो
आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपने भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना, तुलना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, तो ये भी बिल्कुल अपेक्षाएं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अपेक्षाएं आप रखेंगे और उन अपेक्षाओं पे वो खरे नहीं उतरेंगे तो वो उनके अंदर बाद में क्या होगा, हीन भावना विकसित होगी कि हम जो है उनकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। सबसे प्रभावकारी विधि है आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। जैसे अगर हमारे मम्मी पापा हैं, अगर हमारी क्षमता हमारी योग्यता पर विश्वास रखते हैं कि ये जो है आगे चलकर ज़रूर सफल होगा, तो उससे क्या होगा, हमें अभिप्रेरणा मिलेगी उनसे और हम और अच्छे तरीके से जो है उस कार्य को करेंगे जिनसे हम सफल हो सकें। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा है? विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। आत्म विमोह ये उदाहरण है। विकासात्मक विकार का उदाहरण है आत्म विमोह। प्रमस्तिष्क घात ये भी है विकासात्मक विकार का उदाहरण। पर अभिघातस्थ तनाव, ये तनाव जो होता है, स्ट्रेस जो होता है, वो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं होता है। यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। और चौथा जो है न्यून अवधान सक्रिय विकार, ध्यान में अगर कमी आएगी तो विकासात्मक विकार उत्पन्न होगा। तो ये ऑप्शन डी भी बिल्कुल गलत होगा, नहीं होगा ये। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। अभिघातज तनाव, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध हैं? बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। तो यहाँ पर पारस्परिक शिक्षण तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि पारस्परिक शिक्षण जैसा कुछ यहाँ पर दिया गया हो। उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ पर भी उपचार के लिए भी कोई ऐसा चीज़ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। और ये सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई ऐसा तकनीक या कोई स्वरूप सामग्री का नहीं हो सकता जो अधिगम में जो है सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करें, क्योंकि तकनीकें अलग अलग हो सकती हैं। शिक्षण को प्राप्त करने में जो तकनीकें अपनाई जाती हैं वो अलग हो सकती हैं। तो इसलिए सार्वभौमिक कहना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सी बचता है विभेदित अनुदेशन। क्या है? विभेदित अनुदेशन। इसी से संबंध है बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें, परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप, ये सभी विभेदित अनुदेशन से संबंधित हैं। विभेदित अनुदेशन को अभिक्रमिक अनुदेशन भी कहते हैं। विभेदित अनुदेशन शिक्षण की वह विधि होती है जिसमें अधिगम के स्रोतों, साधनों, सामग्रियों को नियोजित संगठित करने का प्रयास इस प्रकार किया जाता है जिससे सीखने तथा शिक्षण के सुनिश्चित उद्देश्यों तक
पहुंचा जाए। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ऑप्शन है वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपने उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ऑप्शन सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सटीक आंसर हो रहा है यहाँ पर प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए। आप व्याख्या देखते हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता भी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण निम्न श्रेणी पा सकते हैं। यह कथन प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए समुचित है क्योंकि ऐसे बालक उच्च संवेदनात्मक के कारण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को अत्यधिक आसान समझ लेते हैं, जिस कारण इनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर नीचे गिर जाता है। जो उच्च संवेदनात्मक वाले प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो क्या करते हैं कि पाठ्यक्रम की जब विषय वस्तु होती है उसको बहुत आसान समझ लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनमें शैक्षिक उपलब्धि का जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। यहाँ पर इस तरह ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। 17 है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। तो विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित किस पर होता है? जो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। मतलब जो विशिष्ट श्रेणी या विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उन पर जो है मुख्यतः केंद्रित होता है, उनके लिए जो है व्यवस्था की जाती है। व्यवस्था तो सभी के लिए की जाती है, लेकिन समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके साथ सामान्य बच्चों को भी शिक्षा दिया जाए। मतलब ऐसा ना हो बच्चे हैं उन्हें जो है, तो इसलिए उन सभी को समान प्रकार से शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है समावेशी शिक्षा में। तो इस तरह ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 18 है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। क्या कह रहा है कि बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का क्या कारण? अपने आप को जो है असहाय समझने लगते हैं। तो ऐसा कब होता है बच्चों में? जब वो अपने व्यवहार को इस प्रकार समझ लेते हैं कि वे अब जो है सफल नहीं हो सकते हैं, तब उनमें निस्सहायता का कारण बन जाता है यही कि हम सफल नहीं हो सकते। वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। तो इस तरह ऑप्शन ये जो है पहला, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 19। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उनके अभिभावक को उनकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि बच्चों को बांध कर जो है उन्हें शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, या इन सब चीज़ों को बांधने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो जो है वो उच्चतर श्रेणी प्राप्त करना चालू कर देगा। जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें।
ऐसा नहीं करना चाहिए उसके सामने कि जो भली भांति शिक्षा ना ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। बच्चों के सामने ऐसा तो नहीं करना चाहिए। घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। परिश्रम पूर्वक मतलब तनाव, उनके जो है दिमागी प्रेशर नहीं देना होता है, नहीं तो वो उनके अंदर जो है पढ़ाई के प्रति जो है निगेटिव फीलिंग आएगा अगर आप ज़बरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बोझ नहीं डालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा बिल्कुल, कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में अगर कार्य करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, विद्यार्थी की आदतें और पढ़ने में जो उसकी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे जो है सॉल्व हो जाएगी अगर वो अध्यापकों की श्रेणी में रहकर, अध्यापकों के शरण में रहकर शिक्षा प्राप्त करे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बी, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मेंटल सेस्ट, ये समस्या समाधान को बाधित करता है। मोर्चाबंदी ये भी करता है। निर्धारण, फिक्सेशन, ये भी करता है। लेकिन अंतर्दृष्टि, जिसको सूझ बोलते हैं, ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करता क्योंकि ये सूझ से आती है, तो ये अचानक आती है, तो ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। ऑप्शन ए सही होगा। अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करता बल्कि समस्या समाधान में सहायता करता है, क्योंकि अंतर्दृष्टि क्या होती है, एक सूझ होती है। जब हम समस्या समाधान कर रहे होते हैं कभी कभी अचानक वो सूझ आ जाता है हमें, जिससे वो समस्या सॉल्व हो जाती है। तो ये बाधक नहीं है अंतर्दृष्टि। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। क्या कर रही है कि उन्होंने जो पूर्व पठित पाठ पढ़ा हुआ है उसको जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। तो वह क्या कर रही है, बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। 22वां है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्धता। तो यहाँ पर क्या है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। मतलब एक भाषा है जो बच्चे की मातृभाषा है और वही भाषा दूसरे बच्चे के लिए द्वितीय भाषा के रूप में है। तो दोनों के सामने किस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? दोनों में विकासात्मक त्रुटि होगी। क्यों? आ जाएगा आपको कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों बच्चे विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। एक बच्चा जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है वह सामान्यतः शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था में होगा, जबकि दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है तो वह सामान्यतः उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था में होगा। ऐसी परिस्थिति में दोनों बच्चों की अवस्थाओं में काफ़ी अंतर है तथा दोनों विकासात्मक चरण के अलग अलग अवस्था में हैं, इसलिए दोनों बच्चे विकासात्मक त्रुटियां कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, विकासात्मक त्रुटियां कर सकते हैं। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है।
परीक्षा में अगर तनाव होगा तो क्या होगा, निष्पत्ति को प्रभावित करता है, हमारे परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, तनाव विलोपन नहीं, यहाँ पर विलोपन नहीं हो रहा है। निष्पत्ति चिंता, तो यहाँ पर भी चिंता नहीं है। संज्ञान प्रतियोगिता, ये भी नहीं है। संज्ञान भावना है। ये तथ्य क्या है? तो ये तथ्य जो है परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य जो है संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति की एकाग्रता क्षमता कम हो जाती है और वह अपने चिंतन को तार्किक रूप से संगठित नहीं कर पाता है। व्यक्ति परिस्थिति के विभिन्न पक्षों को सही ढंग से अवलोकित नहीं कर पाता है। उसका अवधान विस्तार कम हो जाता है। ध्यान में क्षणभंगुरता बढ़ जाती है। स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इन कारणों से व्यक्ति में संवेगात्मक क्रियाएं जैसे चिंता, आक्रामकता, क्रोध आदि उत्पन्न होने लगते हैं जो निष्पत्ति को प्रभावित करते हैं। इस तरह ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, संज्ञान भावना से संबंधित है। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? एक बच्चा है जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस जो है उसके अनुकूल नहीं हो रहा है, तो वो परामर्श जो है शिक्षक देंगे, वो उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है इन ऑप्शनों में? ऑप्शन ए है, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें, या अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। सी है, विद्यार्थियों को भविष्य में विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। बिल्कुल गलत। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। यहाँ पर केवल कंडीशन गलत हो गया, तो ए और बी ऑप्शन में देखते हैं। यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस, ये सब बिल्कुल गलत है। तो इस तरह ऑप्शन बी बचता है जो बिल्कुल सही है। अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तो विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर यही है कि उस बच्चे को उसके विचारों द्वारा खोज करने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे उसमें आत्मविश्वास का निर्माण हो। इसी से वो जो है अपना परफॉर्मेंस पढ़ाई में सही तरीके से दे सकता है। पच्चीसवां है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? क्या बनना चाहता है? उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार। तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई सके। तो छात्रवृत्ति पाने के लिए ऐसा नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए मुझे कौन सा उपाय सबसे कम अच्छा, यहाँ पर पढ़ने में गलती हुआ है, सबसे कम प्रेरक। यहाँ पर बात हुई है कि इन चारों विकल्पों में सबसे कम प्रेरक क्या होगा कि उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनने के लिए कम प्रेरित कर रहा है। पहला है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। केवल छात्रवृत्ति पाने के लिए केवल जो है ये कलाकारी नहीं करना चाहिए।
यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल गलत होगा, सॉरी, यहाँ पर सबसे कम प्रेरक पूछा गया है, तो उस तरह आप ऑप्शन ए लगा सकते हैं। इसके बाद हम ऑप्शन बी पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही या सहयोगी संबंध विकसित करना। तो ये पॉजिटिव आंसर है, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम प्रेरक पूछा गया है, ये अधिक प्रेरक वाला ऑप्शन है। उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिससे वे प्रफुल्लित होता है, ये भी जो है अधिक प्रेरक है ऑप्शन ए से। संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना, ये भी जो है अधिक प्रेरक है। क्या बनने के लिए? उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनने के लिए अधिक उत्प्रेरक। ये तीनों ऑप्शन जो है अधिक उत्प्रेरक वाले हैं, ये सबसे कम उत्प्रेरक वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 26, इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडूरा सामाजिक सांस्कृतिक विकास से संबंधित है, स्किनर, मैस्लो ने, पियाजे। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा बंडूरा, स्किनर और पियाजे ने ऐसा नहीं कहा था कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बचता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, मैस्लोन। अब्राहम मैस्लोन का यह मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लोन थे। इनके अनुसार मनुष्य मूल रूप से अच्छा और आदरणीय होता है, और यदि उसकी परिवेशीय दशाएं और या परिस्थितियां अनुकूल हों तो वह अपने शील गुणों का सकारात्मक विकास करता है, किंतु परिस्थिति व दशाएं अनुकूल न होने के कारण उसे अपने बुद्धि के विकास के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। शील गुण का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन ए, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने की परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। तो परीक्षणों की संख्या बढ़ाने से नहीं होगा कि अधिगम जो है, अधिगम के लिए ये सहायक हो सकता है कि जब बार बार परीक्षा लेने से, तो ये बिल्कुल गलत है। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना, मतलब उन्हें स्वयं करने के लिए प्रेरित करना, बढ़ावा देना और उनमें थोड़ा बहुत सहायता भी करना। अगर उन्हें जो है नहीं समझ में आ रहा है तो उनमें थोड़ा बहुत अध्यापक सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है, सॉरी ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सटीक और सही आंसर होगा। कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास रखते हैं कि उनमें अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। गलत। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर विद्यार्थी परिपक्व हो गया है तो अपने सभी प्रकार के कठिनाइयों को वो शीघ्र समाधान कर ले, तो ये भी बिल्कुल गलत है। भावनाओं की सहायता, क्योंकि विद्यार्थी परिपक्व हो गया है तो इसलिए वो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की भी सहायता लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि विद्यार्थी अगर परिपक्व हो गया है तो वो कठिन परिस्थितियों में जो है विचलित नहीं होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत होगा। तो इस तरह ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाता है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा
मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है। विकास निरंतरीय होता रहता है। अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। बच्चा जो है प्रतिक्रिया कर रहा है। जब वो पहली बार आया बच्चा तो मुक्त रूप से चिल्लाता है, लेकिन वो जो मुक्त रूप से चिल्ला रहा था, लेकिन 2 वर्ष पश्चात क्या हुआ, वो चिल्लाता नहीं है लेकिन अपने भावनाओं को व्यक्त जरूर करता है, लेकिन वो अलग तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है ये। में पहली बार आया में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार है कि विकास में विभेद एवं एकीकरण लक्षण से तात्पर्य यह है कि एक ही प्रकार के उद्दीपक, हमने कहा उद्दीपक वही है, संवेग वही है, बस व्यक्त करने का तरीका अलग है, उत्पन्न होने पर भी व्यक्ति अपने विकास, परिपक्वता तथा अनुभव के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया करता है। यही कारण है कि प्रारंभिक अवस्था में बालक संवेग उत्पन्न होने पर चिल्लाकर अभिव्यक्त करता है, जबकि जब उसमें परिपक्वता आ जाती है तब संवेग उत्पन्न होने पर मात्र उसकी गर्दन एवं कंधे की पेशियां तन जाती हैं। तो यह विभेद और एकीकरण से संबंधित है। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां। कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो आनुवंशिक बनावट क्या होती है? व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो आनुवंशिक जो है प्रभावित करती है, जिस तरह ऑप्शन ए में लिखा गया है, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि गोद लिए बच्चे को वहीं बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। तो ऐसा कहना गलत होगा। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, अनुभव जो है बहुत कुछ आदमी अनुभव से सीख जाते हैं, तो अनुभव क्या करता है? मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है, नहीं करता है, ऐसा कहना गलत है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत ज़रूर प्रभाव पड़ता है। विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर चेंजेस आ जाती हैं तो बच्चे क्या करते हैं? विद्यालय में रुचि लेने लगते हैं। विद्यालय के वातावरण को देखकर उनके मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो विद्यालयीकरण कहीं ना कहीं बुद्धि को, बच्चे के बुद्धि पर प्रभाव जरूर डालते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत कहना है कि प्रभाव नहीं डालते हैं। तो इस तरह ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। तो इस तरह हमारे 30 क्वेश्चन जो है पूरे होते हैं। अगर वीडियो तो लाइक करिए, अगर आप सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।